तो ऑल्दो हम लोग आज के सेशन में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बात करेंगे कि फर्दर जो CBT2 है, CBT2 की रणनीति कब होनी चाहिए और जो 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के आते हैं उनके ऊपर हमारे पास में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सर क्रिस्प में क्या कहना चाहेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी सारी बात हम लोग इस सेशन में करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक आपने CBT1 दिया था, तो CBT1 में आपका प्योर नॉन टेक्निकल था, यानी ऐसे बच्चे। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो गाइस सबसे पहले तो CBT1 में जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए RRB JEE को, उन सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके पास में डिसिप्लिन है ना, तो ऑल्दो हम लोग आज के सेशन में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बात करेंगे कि फर्दर जो CBT2 है, CBT2 की रणनीति कब होनी चाहिए। और जैसे कि अगर हम बात करें तो सर जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था तो CBT1 के बाद CBT2 में लगभग सर आई थिंक 2 महीने है ना, 2 सवा 2 महीने आपको मिले थे, है ना। तो इतने समय में किस तरीके से तैयारी करें, प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है वो हमारे पास में क्या रहा, इस बार हमें कैसे क्या करना चाहिए, और जो टेक्निकल सिलेबस है वो हमारे पास में क्या है, और जो 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के आते हैं उनके ऊपर हमारे पास में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सर क्रिस्प में क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, क्योंकि शिकायत रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की कि सर हमारे लिए कभी कुछ नहीं आता। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे बेटा आप दोनों के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है अगर आपने CBT1 में क्वालिफाई कर लिया है तो। और ये याद रखिएगा कि भाई कंपटीशन दिन पे दिन अच्छे लेवल का होता जा रहा है, तो आपको फोकस्ड भी रहना है, और ये जो 2 महीने हैं वो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी सारी बात हम लोग इस सेशन में करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, दोनों के लिए हम सारी बातें करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, सेफ स्कोर कितने एग्जाम के कितने नंबर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो ऐसी सारी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले CBT का पैटर्न मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक आपने CBT1 दिया था, तो CBT1 में आपका प्योर नॉन टेक्निकल था, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइफ में अपना केवल और केवल नॉन टेक्निकल की पढ़ाई की थी, वो RRB का CBT1 आराम से निकाल सकते थे। पर अब सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो गया। अब आपका सिलेक्शन मेनली फोकस्ड रहेगा इन टेक्निकल एबिलिटीज पे। मतलब CBT2 150 नंबर का आएगा, जिसमें 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपके टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, आपको पता है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और 50 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना तो आपको ये तो पहले से ही पता है क्योंकि आप नॉन टेक की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। 100 मार्क्स का जो टेक्निकल एबिलिटी है, इस पे आपसे सर फोकस करना है। कैसे करें? बिल्कुल, तो सर इसको करने से पहले थोड़ा सा वैसे अपन सिलेबस तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही हुआ है, हमारे पास जनरल अवेयरनेस है ना, ये सारी चीजें। और लेकिन इससे पहले अपन यहाँ पे ना एक बार कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर हमारे पास में जो क्वेश्चन उसके ऊपर नजर मार लेते हैं ना। तो देखो गाइज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2024 वाले के है ना, ये 25 वाला तो अभी हो रहा है। तो यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसमें से 19-20 क्वेश्चन है ना, मतलब लगभग आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेजरमेंट में से यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीन में से 31 क्वेश्चन है, पावर सिस्टम में से 17 क्वेश्चन है। अब यहीं पे थोड़ा सा पॉज ले लो। अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम इन तीनों का सम करता हूं तो लगभग 65 नंबर आपके पास में हो रहे हैं। मतलब कितने, यहाँ से आपके पास में जो क्वेश्चन है कितने हो रहे हैं, 65 प्लस क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। तो सर इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, मशीन एंड पावर सिस्टम, यहीं पे थोड़ा सा थम जाओ है ना, तो आउट ऑफ गाइज यहाँ पे 100 है ना, 30, 50 और 6 लगभग 65 क्वेश्चन। तो यहाँ पे गाइज अगर ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का अगर इस्तेमाल करें, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आपको पता है फाउंडेशन का काम करता है ना, अलग से हम नहीं बताएं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल गाइज ये आपका फाउंडेशन का काम करता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा। KCL क्या है, KVL क्या है ना, AC एनालिसिस है ना। आप एक बार अगर आपने लॉरेंस सर से पढ़ा होगा तो भाई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है फिर तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छा कर लीजिए ना। देन उसके बाद मशीन या पावर सिस्टम में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि पहले मशीन स्टार्ट कीजिएगा ना। देन यहाँ पे मशीन स्टार्ट करेंगे, मशीन के बाद में जो पावर सिस्टम है इसको स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इनके सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQ है ना।
जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो अपने आप को एनालाइज भी जरूर करें साथ साथ में कि पूरा सिलेबस में से आ रहा है, कहीं अलग तो नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है कैसे क्या है, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, राइट। पीवाईक्यू लगाने के बाद गाइस यहाँ पे आप दूसरा लगाएंगे टेस्ट। आप यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, 2 टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा यहाँ पे ना, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ 2 लगा लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको समय मिलेगा, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। एमसीक्यू है ना, यूथ कंपटीशन से कर सकते हैं। चौथा, अगर समय लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आपके अच्छे एग्जाम है ना, तो एसएससी जेई के आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग 5 से 10 साल के, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे, तो आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें रिमेनिंग सब्जेक्ट में, तो जैसे कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन से आपके 7 क्वेश्चन है ना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 5 और ये 6 क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन है हमारे पास है, मटेरियल साइंस से, और ये तो लेकिन छोड़ना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि 3 सब्जेक्ट 65 नंबर में से ना, आपको जो टेक्निकल है गाइस, टेक्निकल में जो सेफ आपको अटेम्प्ट लेके चलना है 85 तक लेके चलना है, राइट। तो ये गाइस आपको जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको अच्छी पोस्ट दिलाएंगे, जैसे कि जनरल सर्विसेज हो गया हमारे पास में है ना, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, तो ये अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पे दिलाएंगे। सर यहाँ पे सिग्नल सिस्टम में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसके लिए एक बच्चा टेलीग्राम में मैसेज कर रहा था कि सिग्नल सिस्टम के लिए कौन सी बुक पढूं, सर क्या कहना चाहोगे? बेटा इसके लिए देखो, सबसे पहले तो ना यहाँ पे ये छुटुर मुटुर वाले सब्जेक्टों पे फोकस करोगे ना, तो ये मेन सब्जेक्ट छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत लेते हैं। अगर मैं सिग्नल सिस्टम की कहूँ तो सिग्नल सिस्टम भी उतना ही बड़ा सब्जेक्ट है जितने ये बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले जो सर ने आपको बताया, फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट पे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद आप मार्क्स के हिसाब से केवल ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें जरूरत है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद फिर आप यूटिलाइजेशन हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, पहले इन पे फोकस करें। मेजरमेंट हो गया, इस पे फोकस करें पहले, ठीक है, इन सब्जेक्ट के बाद, यानी इस पैटर्न को लेके चले। दूसरी बात आपको सर ने बताया कि भैया यहाँ पे टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं। सबसे पहले जब आप ये लगाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया बहुत हैवी तरीके की चीजें पढ़नी है या खतरनाक तरीके से सब कुछ पढ़ना है। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर किसी भी जगह से आएगा, बस आपको पता होना चाहिए। एक सर छोटी बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप देखोगे सिग्नल एंड सिस्टम गाइस ऑफिशियली नॉट इन अ सिलेबस, बिल्कुल सर, सिलेबस में नहीं है, तो आरआरबी का सब देखा जाए तो सिलेबस में भी नहीं है। दूसरा देखो भाई, वहां पे ऑब्जेक्शन में ये भी आजकल अवेलेबल रहता है कि सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन, तो अगर ऑब्जेक्ट कर दो तो वैसे ही मार्किंग में सेट है ना। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हैं, स्पेसिफिक जो ऑफिशियल सब्जेक्ट है, मतलब जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के ऊपर है। अभी हम ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं बता देता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो कंपोनेंट एंड मटेरियल। यहाँ पे सबसे पहले फोकस कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा हाई वेटेज आता है, तो पहली प्रेफरेंस कम्युनिकेशन। पर कम्युनिकेशन के भी आपको पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि क्या होता है, फाउंडेशन होता है ना। इसकी बात सर ने भी कहा कि इसके बिना आपको और सब्जेक्ट नहीं आएंगे समझ में। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। आप LIC पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये 3 से 4 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे तो ये 3 से 4 दिन का सब्जेक्ट है। तीसरा, अब बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ये एक सर्किट है जिसका, ये एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज एक बहुत अच्छा है। पर इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट हैं जनरली, है ना। तो इन दोनों का मिलके वेटेज आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कितना, 20 नंबर का, ठीक है। तो आपको जो प्रेफरेंस रखनी है, सबसे पहले रखना पड़ेगा आपको बी, क्योंकि ये बेस बनाएगा, इसके बिना आपको EDC समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला आपको ये पढ़ना है, फिर आपको EDC पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट आप कंपोनेंट पढ़ सकते हो, प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, मार्क्स आएंगे इसमें से, थ्योरी सब्जेक्ट 3। उसके बाद आप डिजिटल पढ़ सकते हो, चौथा सब्जेक्ट। फिर कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, 5वां सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपको मेजॉरिटी कंटेंट दे देंगे, मेजॉरिटी सब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है, और मेजॉरिटी नंबर दे देंगे। इसके बाद माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर हो गया आपका, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर मेजरमेंट पढ़ना है। मैं आपको एक प्रेफरेंस बता रहा हूं कि आपको फॉलो क्या करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपना डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये लास्ट में रखना है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए सर एक दिक्कत होती है कि वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। सर बहुत सारे बच्चे जैसे टेलीग्राम में पूछ रहे थे कि सर माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो क्या कहेंगे सर यहाँ पे? मैं फिर से वही कहूंगा कि क्लासरूम नोट सफिशिएंट है ना, क्योंकि इसके लिए जो बुक आती है उसको जब आप पढ़ने बैठोगे तो 4 6 8 महीने केवल बुक में ही निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बुक है, यानी कि मैंने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी बुक जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर की होती है, वो इतनी बड़ी बुक है, सब बुक इतनी छोटी आती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते कि प्रोग्रामिंग वगैरह पूछ लिया जाए, है ना, वही ट्रैप है ना, आरएसटी वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती है। मतलब बेसिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए सर अलग से कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। फर्दर मूव करते गए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिलेबस के लिए ऑफिशियल सिलेबस है गैस आरआरबी का, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये किस में आ जाता है हमारे पास? पूरा आ जाता है सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में। कुछ लोग इसको नेटवर्क थ्योरी भी कह सकते हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, एक ही बात है ना। देन इसके बाद अगर हम बात, अच्छा यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज है ना, मैग्नेटिक सर्किट में देखो डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सर, तो ये देखो यहाँ पे मटेरियल को इन्वॉल्व कर लेता है। वैसे मैग्नेटिक सर्किट मैं मशीन में भी आपको पढ़ाता हूँ, लॉरेंस सर भी आपको पढ़ाते हैं ना, लेकिन ये जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, है ना, ये सारी चीजें मटेरियल साइंस में आ जाती है। तो मैं कहूँगा कि जो मटेरियल्स में मैग्नेटिक मटेरियल तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में जैसे मैंग सर आपको लेते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें भी पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद में मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं मेजरमेंट में आपको मेनली किस पे ध्यान देना है, एक तो आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देना है, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है। ये आपके पास में मेन सब्जेक्ट, मतलब मेन हो जाते, वैसे तो पूरे ही करना है, लेकिन आप देखें कि लास्ट टाइम भी यहाँ से बहुत ज्यादा मेजरमेंट ऑफ पावर से लास्ट टाइम आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, पीएमएमसी और बाकी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से भी तमाम जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। देन गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन में लास्ट टाइम आपने देखा कि कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन का लेवल कोई बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था। जैसे डीसी मशीन में से पूछा गया था कि कांस्टेंट लोड एप्लीकेशन के लिए कौन सा मोटर यूज कर सकते हैं, ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल आपके लगभग 10% में थे, लेकिन फॉर्मूला बेसिस थे तो इजीली हो गए थे। तो यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है गाइस, थ्योरी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, मतलब एक भी टॉपिक आपको इस यहाँ पे आपको लीव करके नहीं जाना है। खास करके स्पेशल मशीन्स वगैरह जैसे टॉपिक है इनको बिल्कुल भी आपको लीव नहीं करना है। वंस अगेन गाइस जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में आपको मशीन जैसा यहाँ पे सिलेबस तो दोनों का बराबर है, लेकिन क्वेश्चन आपको उतने नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एंड स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन, तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन से अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पावर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा आरआरबी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, बट स्टिल गाइस छोड़ना तो हमें कुछ भी नहीं है। देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लास्ट टाइम सर कुछ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टफ है, तो क्या मतलब रियलिटी रही थी इसकी? इसका मैं बेटा बता देता हूँ। देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी आप देखते हो ना तो बच्चे एक बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज इस चीज के लिए होते हैं कि वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझते हैं केवल डिवाइस लेवल, केवल वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझते हैं डिवाइस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है। पर इन्होंने सिलेबस में एक बहुत जरूरी चीज लिख दी है, वो है सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइस। अब ये इतना छोटा सा स्टेटमेंट आपका एक नया सब्जेक्ट बना देता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आ गया तो 90% बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है। ये है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली, क्योंकि सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस, तो सिंपल सर्किट, यहां सर्किटरी आ गई वो एनालॉग बन गया, है ना। अब एनालॉग बन गया तो ये बच्चे सोचते हैं कि ये हमें पढ़ना ही नहीं है, और इसी से लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन आ गए थे। बिल्कुल, तो लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, आई थिंक सर स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह है ना, बिल्कुल तो देखो इन सब चीजों पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आरआरबी मतलब दिमाग से थोड़ा सा समझ रहे हैं ना उल्टे सीधे क्वेश्चन बहुत पूछता है, और खास करके जो ऐसे नॉन कोर सब्जेक्ट है उनके बारे में, है ना, तो यहाँ पे किसी भी चीज को स्किप ना करें। देन गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में आपको देखो यहाँ पे ये प्योर कोर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में अगर आप पीएन जंक्शन डायोड देखोगे तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। थायरिस्टर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। डायोड ट्रायोड सर्किट्स ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट कह लो, सबका भी पार्ट कह लो जी, तो ठीक है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, अब यहां से आप देखोगे ईडीसी में यहां से शुरू होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है, रेक्टिफायर, ये सारे पार्ट किसके हैं आपके
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, काउंटर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। दूसरा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पता है बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट भी है। कुछ चीजें आपकी थोड़ी टफ होती है, जैसे काउंटर हो गया, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स हो गए, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गए, ये थोड़े से टफ पार्ट है, पर आप कर सकते हो बहुत आसानी से। LIC बहुत सिंपल टॉपिक है, आप बहुत आसानी से 3-4 दिन में इसको खत्म कर सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर आप 8 से 9 दिन में खत्म कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है। मेजरमेंट आप 10 दिन में खत्म कर सकते हो बहुत आराम से। कम्युनिकेशन के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन देने पड़ेंगे। क्यों? और इसकी खासियत भी है कम्युनिकेशन की, जब आप इसका सिलेबस देखोगे बेटा, तो जो हर टर्म लिखा है यहां से वेव प्रोपोगेशन के बाद, यहां से आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग किताब है पूरी की पूरी, ठीक है। OFC अलग किताब है, फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम अलग किताब है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज अलग किताब है, रेडार अलग है, सेलुलर सैटेलाइट कम्युनिकेशन अलग है। तो ये एक बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि इसको बहुत प्रिसाइजली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। पर इसको करीब करीब आप अगर पढ़ोगे तो आपको 90% क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग आपको सबसे लास्ट में रखनी है और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सबसे पहले पढ़ना है। ये रहेगा सिलेबस, ये रहेगा आपका इसका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। बिल्कुल। तो गाइस सारे टॉपिक्स पे बात कर ली। फर्दर बिल्कुल देखिए सर। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हो, अविनेश सर PW, लॉरेंस सर PW, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। पिछले साल जो सिलेक्ट स्टूडेंट थे वो भी कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे बात कर लीजिएगा फर्दर कोई आपको दिक्कत हो। बिल्कुल सर। पर एक बहुत ही जरूरी बात, बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि सेफ स्कोर के लिए क्या, कितने नंबर के लिए तैयारी की जाए। तो देखिए टेक्निकल में आप किसी भी डिसिप्लिन से, है ना, इलेक्ट्रिकल अलाइड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड, है ना, तो टेक्निकल में आप लगभग 85 क्वेश्चन रख के चलिएगा कि यहाँ तक तो जाना ही जाना है। यानी आप टारगेट देखो, आप समझो इस बात को कि जो भी RRB का सिलेबस है, जैसे सर ने भी बीच में बताया था कि RRB का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है ना। आप कल रोगे कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आएंगे ही आएंगे, 10 एक क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, जो आउट ऑफ सिलेबस कह लो जिसको, आप ये कह लो कि समझ में ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग जो 80 to 85 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। तो आपको अपने 80 to 85 मार्क्स को टेक्निकल में लेके चलना पड़ेगा, और नॉन टेक्निकल में अगर आपको टारगेट लेके चले तो आप मेरे हिसाब से 35 मार्क्स बहुत 35 प्लस तक आप लेके चल सकते हैं, और उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अपनी करते रहिए। जल्दी जो डेट है एग्जाम की वो भी आपकी अनाउंस हो ही जाएगी ना। बिल्कुल। सो टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज, एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।